करीब 5 दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद आज गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। पहले भी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कई नेता राहुल गांधी के लिए ऐसी बहुत सी बातें लिख चुके हैं। तो आप ये सोचते हैं कि लिख दिया और पार्टी में कुछ बदलाव हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से अब जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं जिससे वहां पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए गुलाम नबी आजाद का फ्यूचर प्लान आपको समझना होगा। इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद से टाइम्स नाउ भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने फोन पर बात की, तो गुलाम नबी आजाद ने उन्हें बताया कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। वो स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नया विकल्प देंगे, यानी जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी की एंट्री होने वाली है। आपको यह समझाऊं कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और हिंदू सीएम का कनेक्शन क्या है, उससे पहले आप जम्मू कश्मीर का मौजूदा जो गणित है, जो परिस्थिति है, उसे समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में इसी साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। अब वहां परिसीमन हुआ है, इसके बाद यह राज्य का पहला चुनाव होगा। नए परिसीमन में जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ी है। पहले जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा थी, अब हिंदू बहुल सीटों के बढ़ने से अंतर कम हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनने की संभावना ऑलरेडी बढ़ गई है। जहां कभी हिंदू सीएम बना ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनते रहे। अब आंकड़ों से भी आप समझिए कि पहला खेल तो वहां से बदला जब परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर को लेकर सिफारिश की। जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, परिसीमन आयोग ने जो, अगर आप देखेंगे कि भाई वहां पर परिस्थितियां बदली कैसे परिसीमन के बाद। जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले विधानसभा की सीट थी कि भाई वहां पर जो परिसीमन हुआ उसके पहले, अगर आप देखेंगे से पहले कितनी सीट थी, वहां पर परिसीमन से पहले विधानसभा में 87 सीट, 87 सीट वाली विधानसभा थी। अब कितनी है, और इसमें से अगर आप देखिएगा तो 37 सीट जो है वो जम्मू में थी। एक मिनट, हाँ, जम्मू में 37 सीट थी और कश्मीर के अंदर 46 कश्मीर में थी, और तीसरा जो मामला था वो लद्दाख का था, 4 सीट लद्दाख में थी। तो अब क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की जो ये 4 सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर विधानसभा से कम हो गई। तो ये जो 87 सीट थी ये घटकर हो गई 83 सीट, 4 सीट उसमें से निकल गई। परिसीमन आयोग की सिफारिश से 7 सीट जो है वो बढ़ गई। जम्मू क्षेत्र में अब आप देखिएगा तो जम्मू में 37 से +6 हो गई तो बढ़कर 43 सीट हो गई। यह है अब परिसीमन के बाद। और कश्मीर क्षेत्र में 1 सीट बढ़ी, तो कश्मीर में कितना हुआ, वहां पर कितना था, 46 था, तो 46 + 1 = 47 हो गया। ठीक है, यानी कुल सीट जो है वो अब अगर आप देखिएगा तो कुल सीट हो गई 90 सीट। यानी जम्मू और कश्मीर में जो पहले सीट का फर्क था वो करीब 9 सीट का फर्क था, अब वो जो हो गया 47 और 43, मात्र 4 सीट का फर्क रह गया। यानी हिंदू बहुल जम्मू में सीटें बढ़ रही हैं सबसे, जिससे हिंदू सीएम बनने की संभावना बढ़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि देश के दूसरे हिस्से से जम्मू कश्मीर जाकर जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में लगे हैं, वो सभी वोट डाल सकते हैं। ऐसा हुआ तो क्या बदल जाएगा वो भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर मतलब जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो वोट डालने लगे, तब क्या परिस्थिति बनेगी वो आप देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, J&K प्लस लद्दाख, यहां वोटर थे 78,40,000, इतने वोटर थे ये 2019 से। अब इसमें से लद्दाख अलग हो गया, इसको काट दीजिए तो जम्मू कश्मीर में कितने वोटर बच गए, 76,00,000
70,000 इतने वोटर बचे। अब इसमें 25 लाख मान लीजिए प्लस नए वोटर, इसमें अगर जुड़ गए 25 लाख, ये चुनाव आयोग के संकेत हैं। तो इसमें 33% वोटर जो हैं वो नए वोटर हो जाएंगे, जिनका अभी कोई प्रभाव इन चुनावों पर नहीं था, और कुल वोटर जो है वो बढ़कर हो जाएंगे 1 करोड़ के आसपास। कुल वोटर इज इक्वल टू 1 करोड़। तो जो नए वोटर जुड़ेंगे वो भारत के दूसरे हिस्से से जम्मू कश्मीर में आए। इससे इस बात की संभावना है कि वो हिंदू बहुल इलाके में होंगे या उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इसका एक और गणित आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा की कुल 87 सीटें थी और बहुमत के लिए 44 की जरूरत थी। कुल वोटर थे 73 लाख से ज्यादा, वोट पड़े थे 48 लाख से ज्यादा, यानी करीब 66%। तो कितने वोट पर बहुमत मिल गया था? लगभग 20 लाख वोट पर, यानी 25%। बीजेपी को कितना मिला था? 25 सीट मिली थी, कुल वोट थे 11 लाख के करीब। नई नीति के तहत 25 लाख नए वोटर अगर ऐड होते हैं, यानी कुल 1 करोड़ वोटर हो जाते हैं, और 2014 विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 25% वोट लगे थे, तो आगामी चुनाव में 1 करोड़ का 25% वोट हो जाता है 25 लाख वोटर। और बीजेपी का 2014 का कोर वोटर कितना है? 11 लाख से ज्यादा। यानी अगर बीजेपी को सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में तो 14 लाख और वोट की जरूरत है। अब ये 14 लाख वोट कहां से आएंगे? तो नए वोटर 25 लाख हैं, इनमें से ज्यादातर हिंदू सेना के जवान, बाहर से आए हुए व्यापारी, काम करने या रहने वाले लोग हैं। इन हिंदू वोट बैंक में भाजपा को 60% वोट चाहिए, जो कि 15 लाख होगा, यानी 11 लाख प्लस 15 लाख 26 लाख, यानी बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है। अगर ये वोट बीजेपी को मिल जाते हैं तो हिंदू सीएम बन सकता है। गुलाम नबी आजाद जम्मू क्षेत्र से आते हैं। जम्मू की करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का अच्छा असर है। अगर गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं और कांग्रेस का वोट काटते हैं तो उससे भी बीजेपी को फायदा होगा। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद कश्मीर में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अपना असर दिखा सकते हैं। अगर कश्मीर में गुलाम नबी आजाद कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो गए तो सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। चुनाव में गुलाम नबी आजाद की पार्टी नए चेहरे के तौर पर उतरेगी। दशकों से 2 परिवारों को झेल रही जनता को गुलाम नबी आजाद के तौर पर एक नया विकल्प मिलेगा। इसका फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है। गुलाम नबी आजाद पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में अकेले उतर सकते हैं और सरकार बनने की सूरत में किंग मेकर की भी भूमिका में आ सकते हैं। कांग्रेस में रहने के कारण गुलाम नबी आजाद की सोच कभी भारत विरोधी नहीं है। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी बहुमत के आसपास पहुंच जाती है और नई सरकार बनने की स्थिति में आती है तो संभव है कि अलगाववादी पार्टियों के साथ जाने के बदले गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए पीएम मोदी और गुलाम नबी आजाद के बीच की केमिस्ट्री को समझना होगा। वो केमिस्ट्री जो राज्यसभा में दोनों नेताओं के बीच तब देखने को मिली थी जब गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन 4 माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद के बीच की केमिस्ट्री उस दिन खुलकर सामने आई थी। और ऐसे में अगर गुलाम नबी आजाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर कुछ हासिल कर पाए तो संभव है कि वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी के साथ जाकर काम करें या मिलकर काम करें। और इसलिए हमें लगा कि आपको ये पॉलिटिक्स समझानी चाहिए, बजाय इसके कि अरे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में क्या कहा। क्योंकि वो तो कहेंगे, वो इनको बताएंगे कि भैया ये तो सब मिल गया था, खा पी लिए, अब चले गए, छोड़कर छोड़ो। ना इन पर फर्क पड़ना है, ना उन पर ये पड़ना है। हर लोग आपको यही समझा रहे हैं कि देखिए देखिए इन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया। वो समझा के भी हम क्या कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो तो देश को अच्छा विपक्ष मिले, लेकिन उनको समझना ही नहीं है। जो समझाएगा उसी को गाली देनी है, चाहे वो मीडिया का हो चाहे वो नेता हो। तो छोड़िए, मत समझाइए, फिर ये समझिए कि क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट।